हेलो एवरीवन, आप सबका स्टडी आईक्यू में स्वागत है। इस वीडियो में मैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आपसे बात करूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें जनरल अवेयरनेस सिलेबस में है, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान से देखिए। मेरा नाम डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ है एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़ एट स्टडी आई क्यू। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपको बता दूं कि स्टडी आई क्यू की पेन ड्राइव कोर्सेज जो कि IBPS और SSC एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, अब वो क्लैट और KVS के लिए भी अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर टू, द्वितीय विश्व युद्ध को कई बार ग्लोबल वॉर या फिर टोटल वॉर भी कहा जाता है। टोटल वॉर कहने के पीछे कारण है कि इसमें सिर्फ सैनिक आपस में नहीं लड़ रहे थे। पहले ऐसा होता था कि दो सेनाएं आमने सामने युद्ध के मैदान पे मिलती थीं और सिर्फ वहीं लड़ाई हार जीत तय हो जाती थी। अब ऐसा नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध ने सब कुछ बदल के रख दिया। इसमें प्लेन्स का इस्तेमाल हुआ जिससे कि बमबारी सिविलियंस पे करी गई, लोगों के घरों पे बम गिराए गए। जो फैक्ट्री में काम कर रहा एक आदमी है वो भी इस लड़ाई का हिस्सा था, क्योंकि वो सेना के लिए अगर कोई उपकरण बना रहा है, अगर प्लेन बनाने की फैक्ट्री में या टैंक बनाने की फैक्ट्री में वो काम कर रहा है, तो दुश्मन सेना उस पर भी हमला करेगी, उसके लिए वो भी टारगेट है। पहले ऐसा नहीं होता था, सिविलियंस कभी टारगेट नहीं किए जाते थे, ये लड़ाई के नियम थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू ने सब कुछ बदल के रख दिया। इसीलिए इसे कहा जाता है टोटल वॉर, जब पूरा देश लड़ाई में अपने आप को झोंक चुका है। ग्लोबल वॉर बिल्कुल सिंपल है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इन सभी जगहों पे लड़ाई इसमें हुई, इसीलिए इसे ग्लोबल वॉर कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 को, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस 1937 के सीनो जापानीज़ वॉर को भी इसकी शुरुआत मानते हैं। ये चाइना, सीनो मतलब चाइना और जापान के बीच में लड़ाई थी, जो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का ही हिस्सा बन गई और ये ख़त्म हुआ था अगस्त 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 6 से 8 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें से 5 करोड़ सिविलियंस थे, आम नागरिक थे, और 2.5 करोड़ सोल्जर्स थे। ये आज दिन तक के इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई थी। सबसे ज़्यादा लोग इसी लड़ाई में मारे गए हैं पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से देश थे जो आमने सामने थे। तो एक तरफ थे एलाइज या फिर एलाइड कंट्रीज़, और इन एलाइड में थे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और USSR। तो ये 4 सबसे बड़े और मुख्य देश थे, और चाइना, चाइना भी सबसे इम्पोर्टेंट देशों में से एक था। इनके अलावा पोलैंड, यूगोस्लाविया और ग्रीस। आपको ये 5 याद रखने ज़रूरी हैं: UK, फ्रांस, USA, USSR और चाइना। दूसरी तरफ थे एक्सेस पावर्स, जिनमें नाज़ी जर्मनी को थर्ड राइश भी कहा जाता है कभी कभी, और इटली और जापान। कंफ्यूज मत होइएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। वहाँ पे सेंट्रल पावर्स थे, उनमें जर्मनी शामिल था, और प्रथम विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर्स में इटली नहीं था। वहाँ पे इटली एलाइज की तरफ था, लेकिन यहाँ पे इटली एक्सेस पावर में है। तो ये फ़र्क है छोटा सा, जो कि आपको याद रखना है। इस मैप में आप देख सकते हैं आसानी से कि कौन से देश किस तरफ थे। तो जो भी आपको ग्रीन कलर में कंट्रीज़ दिख रहे हैं वो तो हैं एलाइड कंट्रीज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे UK, ये है फ्रांस, और ये है USSR, यहाँ पे USA। ये सभी हैं एलाइड कंट्रीज़। और दूसरी तरफ हैं एक्सेस पावर्स, और एक्सेस पावर्स में है शामिल ब्लू कलर के देश, यानी जापान, यहाँ पे जर्मनी और इटली। और ये जो आप देख रहे हैं अफ्रीका में, ये लिबिया है। लिबिया इटली की कॉलोनी था, और दूसरी तरफ ये भी इटली की कॉलोनीज़ हैं, इथियोपिया, एरिट्रिया। और यहाँ पे जो आप देखेंगे ये एरिया चाइना का, ये जापान ने पहले ही अपने कब्ज़े में ले लिया था 1931 में। और भारत आप देखेंगे कि ग्रीन कलर में है, क्योंकि एलाइड कंट्री था। भारत ब्रिटेन का एक कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे, इसीलिए सब ब्रिटेन की तरफ से इस लड़ाई में शामिल थे। अब हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की। सबसे पहला है राइज ऑफ मिलिटरिज्म इन जापान। जापान में मिलिट्री बहुत पावरफुल थी, वहाँ पे कल्चर मिलिटरिज्म का बढ़ गया था, यानी कि सैन्य ताकत को बढ़ावा देने का। और जापान 19वीं सदी से ही अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ा रहा था, और आसपास के छोटे मोटे कंट्रीज़ पे अटैक करके, आसपास के द्वीपों पे अटैक करके उन्हें अपने कब्ज़े में ले रहा था।
दूसरा था ट्रीटी ऑफ वर्साइल। इस ट्रीटी के जो टर्म्स थे ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद साइन करी गई थी। अगर आपको याद हो तो आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरा वर्ल्ड वॉर 1 का वीडियो देख सकते हैं। इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल को बहुत ही अनजस्ट माना गया। क्यों? क्योंकि इसमें जर्मनी के खिलाफ जर्मनी को जो शर्तें माननी पड़ी थी वो उनके लिए बहुत ही शर्मिंदा करने वाली थी। जर्मनी को ही पूरा गुनहगार ठहरा दिया गया था वर्ल्ड वॉर 1 का। और फ्रांस ने इस संधि का दुरुपयोग किया। उसने जर्मनी को कई बार दुनिया के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करी, जो 20 साल का वक्त था वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में। और यही कारण था कि जर्मनी में लोग इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, खुश नहीं थे। इसी का फ़ायदा हिटलर ने उठाया और हिटलर 1933 में सत्ता में आ गया। उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा डिटेल में। फिर हम देखेंगे इम्पीरियलिज़म। तो देखिए, पुराने जो उपनिवेशिक ताकतें थी यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस, इनसे कंपटीशन करने के लिए अब ये पुराने ये हैं, इनसे कंपटीशन करने के लिए अब दो नए, जर्मनी और जापान और जर्मनी ने अपनी अपनी कॉलोनीज़ बढ़ानी शुरू कर दी थी। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन था रिसोर्सेज को लेकर कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे कब्ज़ा कर लेता है, किसके पास ज़्यादा ताकत आती है, मिनरल्स आते हैं, ऑयल के भंडार किसके पास ज़्यादा आते हैं। तीसरा था राइज ऑफ नेशनलिज्म और डिक्टेटरशिप इन जर्मनी एंड जापान। इन दोनों देशों में और इटली में भी, इटली में मुसोलिनी नाम का डिक्टेटर था। ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, बेनिटो मुसोलिनी इसका नाम है, आपको सिर्फ मुसोलिनी याद रखना है। तो देखिए, जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी, और जापान में भी, हालांकि जापान में राजा था लेकिन वहाँ पे भी आर्मी काफ़ी पावरफुल थी और आर्मी के जो जनरल थे वो एक तरह से डिक्टेटर की तरह ही बर्ताव करते थे। तो नेशनलिज्म की भावना बहुत बढ़ चढ़कर जर्मनी में बोलने लग गई थी, जापान में बोलने लग गई थी, और उन्हें लगने लगा था कि हम लड़ाई लड़कर कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल वैसी स्थिति जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय भी पूरे यूरोप में थी। लीग ऑफ नेशंस, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत बनाया गया था और इसका काम था कि आगे कोई भी विश्व युद्ध को रोकना, ये पूरी तरह से फेल कर गया था क्योंकि मंचूरिया और इथियोपिया जैसे केसेस में इसने काम नहीं किया। मंचूरिया जो चाइना का एक हिस्सा था उस पर जापान ने हमला किया 1931 में, और जब जापान को इसके लिए फटकारा गया लीग ऑफ नेशंस में तो जापान ने लीग ऑफ नेशंस छोड़ दिया। उसी तरह से इथियोपिया पे इटली ने हमला कर दिया और उसे अपने कब्ज़े में ले लिया, तब भी लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाया। और तीसरा जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में काफ़ी अनबन थी। जर्मनी ने जब राइनलैंड नाम का अपना एरिया था उस पर फिर से कब्ज़ा कर लिया, आर्मी को वहाँ भेज दिया, तब लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाया। आगे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। उसके बाद इर्रेशनल बाउंड्रीज़। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में कई सारे नए देश बनाए गए यूरोप में और इन देशों की बाउंड्री आर्टिफिशियली ड्रॉ कर दी गई, यानी कि ये ध्यान नहीं रखा गया कि एक ही भाषा के और एक ही तरह के लोग, एक ही एथनिसिटी के लोग एक साथ आएँ। तो देखिए, कई सारे जर्मन्स पोलैंड में चले गए थे, एक नया देश बनाया गया था पोलैंड, तो कई सारे जर्मन उसमें चले गए थे। कई सारे जर्मन लोग चेकोस्लोवाकिया में चले गए थे, लेकिन वो अपने आप को चेकोस्लोवाकिया का मानते नहीं थे, वो अपने आप को जर्मन मानते थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण था हिटलर और उसकी जो पार्टी थी जिसका नाम था NSDAP। ये नाम आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा फुल फॉर्म है इसका नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। वो बीच में जो ए है वो जर्मन, उसका जब ट्रांसलेशन होता है तो उसमें आता है, इंग्लिश में नहीं आता। तो ये वर्ड याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, या फिर इसे कई बार कॉमनली नाजी पार्टी भी कहा जाता है। ये नाम आप सब ने सुना होगा, नाजी पार्टी। इस पार्टी की विचारधारा ज्यूज़ के खिलाफ की, एंटी सेमाइटिक थी, और उसके साथ साथ ही ये लोग मार्क्सिज्म या फिर कम्युनिज्म के भी पूरी तरह खिलाफ थे। इनका मानना था कि आर्यन रेस जो है वो दुनिया में सबसे सर्वोच्च रेस है, और उसके अलावा जितने भी लोग हैं उन्हें जर्मनी से या तो निकाल देना चाहिए या फिर मार देना चाहिए। ये सुपीरियोरिटी की भावना इनमें थी। हिटलर, जो कि इस नाजी पार्टी का नेता था, वो 1933 में चांसलर बना। चांसलर प्राइम मिनिस्टर की तरह एक पोजीशन है जर्मनी में, और 1933 में जो चुनाव हुए थे, हालांकि उसमें उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वहाँ का जो राष्ट्रपति था, वहाँ का जो राजा था, वहाँ के राजा ने हिटलर को
सरकार बनाने के लिए बुलाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज थे वोट्स के वो इस नाज़ी पार्टी को ही मिले थे। जैसे ही हिटलर सत्ता में आया, उसने जर्मनी की आर्मी बनानी शुरू कर दी, एयरफोर्स बनानी शुरू कर दी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत जर्मनी को इसकी इजाज़त नहीं थी कि वो आर्मी और एयरफोर्स बनाए। उसके बाद हिटलर ने ज्यूस को अलग से मार्क करना शुरू किया। ऐसा एक रूल लाया गया कि जो भी ज्यू हैं, यहूदी हैं, उन्हें अपने हाथ पे एक सिंबल बांधना होगा, स्टार ऑफ डेविड, जो कि कुछ इस तरह का होता है। आई एम सॉरी अगर मैं उसे सही से नहीं बना रहा हूँ। ये स्टार ऑफ डेविड आपको हाथ पे बांध के रखना होगा, जिससे आपकी पहचान हो सके कि आप एक यहूदी हैं। आप बाहर कहीं भी जाएं पब्लिक प्लेस में, तो ये निशान आपके हाथ पे होना ज़रूरी है। उसके अलावा सिविल लिबर्टीज़ को सस्पेंड कर दिया गया था, सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। एक तरह से इमरजेंसी जैसा दौर था जर्मनी में। और डेमोक्रेसी पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। चुनाव आगे हिटलर ने करवाए ही नहीं, हिटलर ने चुनाव बंद करवा दिए और वो डिक्टेटर बन गया, तानाशाह बन गया। हिटलर का कहना था कि मैं हमारी जो मातृभूमि है उसको फिर से उसकी पुरानी समृद्धि पे लौटाऊंगा, रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ फादरलैंड। अब हम बात करते हैं एशिया की। एक बहुत बड़ा रीज़न एशिया में लड़ाई का था वो था सेकेंड सीनो जापानीज़ वॉर, और ये लड़ाई शुरू हुई थी 1937 में। लेकिन इससे पहले ही जापान ने अपने मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल करते हुए 1910 में जैसे कोरिया पे कब्ज़ा कर लिया था, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का जो एरिया है उस पर। 1931 में उन्होंने मंचूरिया पे हमला किया था। मंचूरिया जो है वो चाइना के उत्तरी इलाका है, चाइना का उत्तरी इलाका है, और काफ़ी अच्छी वहाँ पे खेती बाड़ी होती है। तो जापान में इतनी जगह नहीं थी कि वहाँ की आबादी सस्टेन कर सके, तो इसीलिए जापान ने हमला किया मंचूरिया पे, और वहाँ पे एक कठपुतली सरकार बना दी अपनी, जिसका नाम था मांचुकाओ। आगे आपको ये नाम मिल जाएगा। तो देखिए, इस हमले के बाद से ही चाइना में उनका हस्तक्षेप था, और फाइनली 1937 में चाइना ने पूरी तरह से चाइना पे हमला कर दिया। यानी कि चाइना का जो दक्षिणी हिस्सा है, जहाँ पे शंघाई और नैनकिंग नाम के शहर हैं, बीजिंग है, इन पे चाइना ने हमला कर दिया। तो ये था 1937 में। इस वक्त चाइना में पहले से एक सिविल वॉर चल रहा था, यानी कि दो पार्टियां आपस में लड़ रही थी। एक गुट था नेशनलिस्ट्स और दूसरा था कम्युनिस्ट्स। तो इनका आपस में जो ये सिविल वॉर चल रहा था, देश पे किसका राज होगा, तो इस सिविल वॉर का फ़ायदा जापान ने उठाया और जापान ने चाइना पे कब्ज़ा कर लिया, काफ़ी हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया। खास करके जो समुद्र किनारे के जो बड़े बड़े शहर हैं, चाइना के मेन इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, उन सब पे जापान का कब्ज़ा था। और जो ये नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट थे, ये जाकर अंदर के इलाकों में, पहाड़ों में जाकर छुप गए थे, और वहाँ से ये जापान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते थे। ये 1945 तक ऐसा ही चला, जब तक जापान की हार नहीं हो गई विश्व युद्ध में। इस मैप में आप देखेंगे ये जापान है। उसने सबसे पहले 1910 में कोरिया को कब्जे में किया, फिर उसके बाद ये मंचूरिया है, या फिर इसका नाम बदल के मांचुकुओ कर दिया। बाद में उन्होंने बीजिंग पे भी हमला किया, और ये जो सारे आप देख रहे हैं समुद्र तट के किनारे शहर हैं, हांगकांग, शंघाई, इस सारे इलाके पे भी जापान ने अपना कब्ज़ा कर लिया। और ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन में, ये भी जापान ने अपने कब्ज़े में ले लिए थे। तो जापान एक अपने आप में बहुत बड़ा इम्पीरियलिस्ट पावर बन गया था। एशिया पे जापान चाहता था कि एशिया में हमारा दबदबा रहे, हम एशिया के सबसे बड़े इम्पीरियलिस्ट पावर बने। जैसा कि पश्चिमी देश करते आए हैं, यूके, फ्रांस, वैसा ही जापान एशिया में खुद करना चाहता था। अब हम आएंगे फिर से यूरोप में, और क्या देखेंगे कि कैसे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। इससे पहले आपको थोड़ा सा यूरोप का मैप उस ज़माने का पता होना चाहिए। अभी मैप थोड़ा सा अलग है। ये मैप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले। तो ये है जर्मनी, और यहाँ पे एक देश बनाया गया पोलैंड, ये है पोलैंड। और ये 3 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया। इन्हें बाल्टिक नेशंस भी कहा जाता है, और ये बाल्टिक सी है इन्हीं के पीछे। ये यूएसएसआर है। उसके बाद जर्मनी से दक्षिण में एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में है चेकोस्लोवाकिया, और उसके नीचे है हंगरी, और फिर ये रोमानिया और बल्गारिया। ये है युगोस्लाविया, जो कि पहले ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा था, अगर आपको याद हो वर्ल्ड वॉर 1 से। और ये है इटली, और यहाँ स्विट्ज़रलैंड, जो कि न्यूट्रल रहा दोनों विश्व युद्ध में। और ये है फ्रांस और ब्रिटेन। अब हम बात करेंगे विश्व युद्ध छिड़ने के पहले यूरोप में
क्या क्या घटनाएं घटी। तो 1936 में हिटलर ने राइनलैंड नाम का जो एरिया था उसको फिर से रीमिलिटराइज कर दिया, वहाँ पे फौज फिर से भेज दी। आप फटाफट इस मैप में देखिए, ये जो शेडेड एरिया है ये फ्रांस और जर्मनी और बेल्जियम के बीच का हिस्सा है। यहाँ से राइन नदी गुजरती है। इस राइन नदी को इसीलिए इसे राइनलैंड कहा जाता है। ये जर्मनी का सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड हिस्सा है, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत ये तय किया गया था कि यहाँ पे कभी आर्मी नहीं आएगी, ताकि जर्मनी फ्रांस पे और बेल्जियम पे फिर से हमला ना कर सके। लेकिन हिटलर ने अपनी आर्मी यहाँ पे भेज दी और फ्रांस कुछ नहीं कर पाया। दूसरा, जर्मनी ने रोम और बर्लिन के बीच में एक समझौता किया और इसे कहा गया रोम बर्लिन एक्सिस। यहाँ से ये शब्द निकल कर आया, एक्सिस पावर्स। कुछ महीने बाद जर्मनी ने जापान के साथ भी एक अलग समझौता किया। तो आप देखिए, पहले उन्होंने इटली और जापान दोनों के साथ अलग अलग समझौते किए थे, अभी तक कोई कॉमन समझौता नहीं है। इन दोनों ने आपस में समझौता किया कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। 1938 में जर्मनी ने कुछ देश अपने कब्जे में ले लिए। सबसे पहला था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के एनेक्सेशन को, यानी कि एनेक्सेशन का मतलब है कि कोई भी हिस्सा, कोई भी देश या ज़मीन अपने कब्जे में ले लेना, तो इसे कहा गया एंशलूज। एंशलूज का मतलब होता है ज्वाइनिंग, ऐसा ही कुछ मीनिंग है इसका रफली जर्मन भाषा में। तो यानी कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी से ज्वाइन कर दिया गया। ऐसा हिटलर ने इसीलिए किया क्योंकि उसका मानना था कि ऑस्ट्रिया हिस्टोरिकली जर्मनी का ही हिस्सा है, ये एक अलग देश है ही नहीं। इसे ज़बरदस्ती वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक अलग देश बना दिया गया ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत, लेकिन ये हमारा ही हिस्सा है, हमारे देश का, इसीलिए हम इसे अपने देश से फिर से जोड़ रहे हैं। दूसरा था सुडेटनलैंड। ये चेकोस्लोवाकिया का एक एरिया था, यानी कि चेकोस्लोवाकिया और जर्मनी के बॉर्डर का एरिया। यहाँ पे जर्मन लोग रहते थे, जर्मन भाषा बोलते थे, एथनिकली जर्मन थे, तो हिटलर ने इसे भी एनेक्स कर लिया। हिटलर ने इन दो देशों को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन फिर भी यूके, फ्रांस ने कुछ नहीं बोला हिटलर को। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसी फॉलो करी। उनका मानना था कि इतने छोटे छोटे देशों के लिए हम एक फिर से बड़ा विश्व युद्ध मोल नहीं ले सकते, तो अगर हिटलर इन्हें कब्जे में ले रहा है तो लेने दो, हो सकता है इसके बाद हिटलर शांत बैठ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए, ये पर्पल कलर का इलाका सुडेटनलैंड है चेकोस्लोवाकिया का, और ये देश है ऑस्ट्रिया। तो ये पूरा हिस्सा जर्मनी ने, हिटलर ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद 1939 में पूरा चेकोस्लोवाकिया हिटलर ने अटैक किया है चेकोस्लोवाकिया पे। सुडेटनलैंड से सिर्फ सुडेटनलैंड पे वो नहीं रुका, पूरे चेकोस्लोवाकिया को उसने अपने कब्जे में ले लिया। ये बात है मार्च की। अब भी किसी ने कुछ नहीं कहा, पूरा यूरोप चुपचाप देखता रहा। हिटलर का अगला टारगेट था पोलैंड, लेकिन अब पोलैंड काफ़ी बड़ा देश था और अब ब्रिटेन और फ्रांस जाग गए और उन्होंने दोनों ने पोलैंड को वादा किया, एक समझौता किया उसके साथ कि आप पे कोई भी अगर हमला करता है तो हम आपके बचाव के लिए आएंगे। और इसी साल हिटलर ने रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ एक समझौता किया जिसका नाम था मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट। यहाँ पे मोलोटोव इसका नाम है। ये नाम थोड़ा अजीब सा है क्योंकि देखिए, मोलोटोव जो है वो यूएसएसआर का फॉरेन मिनिस्टर था और रिबेंट्रोप जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर था। तो इन दोनों के नाम के पीछे इस समझौते का नाम है मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट। और इसमें इन्होंने ये कहा कि हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, और सीक्रेटली ये भी डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर पोलैंड पे हमला करेंगे। ये पोलैंड है। तो जर्मनी और यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि जब जर्मनी पोलैंड पे हमला करेगा तब यहाँ से यूएसएसआर भी हमला कर देगा, और बाद में हम पोलैंड को दो हिस्सों में आपस में बांट लेंगे। तो ये इन्होंने सीक्रेट में डिसाइड किया था, और ओपन में ट्रीटी ये थी कि एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। तो देखिए, अब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया 1 सितंबर 1939 को, और इसी दिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। जैसे ही पोलैंड पे हमला किया, फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी पे युद्ध की घोषणा कर दी, और उसी वक्त यूएसएसआर ने भी पोलैंड पे, जैसा कि उन्होंने पहले भी वादा किया था, सीक्रेटली वादा किया था, उन्होंने पोलैंड पे हमला कर दिया पूर्व से, और पश्चिम से हमला किया जर्मनी ने। पोलैंड कुछ ही दिनों में हार गया, पोलैंड की आर्मी बड़ी आसानी से हार गई, और पोलैंड को दो हिस्सों में बांट दिया गया। ये आप येलो लाइन देख सकते हैं, ये डिवीज़न की लाइन थी। ये वाला हिस्सा गया यूएसएसआर के पास और ये वाला गया जर्मनी के पास। और कुछ ही महीनों बाद यूएसएसआर ने एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया पे भी अपना कब्जा जमा लिया फौज भेजकर, और ये पूरा इलाका यूएसएसआर के कब्जे में चला गया। उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड, जिन्होंने युद्ध की घोषणा कर रखी थी,
उन पे जर्मनी ने पहले से हमले का प्लान बना रखा था और एक नई टेक्निक या फिर एक नई टैक्टिक यूज़ करी जर्मन आर्मी ने, जिसका नाम था ब्लिट्जक्रीग। तो सबसे पहले इस ब्लिट्जक्रीग के तहत इन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे पे हमला किया। डेनमार्क तो कुछ ही घंटों में हार गया और नॉर्वे कुछ हफ्तों के अंदर नॉर्वे ने भी हार मान ली। ब्लिट्जक्रीग का मतलब था एक बहुत ही फास्ट और मोबाइल आर्मी, यानी कि ये प्रथम विश्व युद्ध की तरह नहीं है कि ट्रेंचेस खोद के वहीं पे बैठे हैं। जी नहीं, ये ट्रक्स, टैंक और गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए आर्मी को फटाफट आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ में एरोप्लेन से बमबारी करी जाएगी आगे, ताकि आगे कोई हमला आगे कोई इन्हें रोक ना सके। आर्टिलरी गन्स साथ साथ में चलती रहेंगी और उनके बचाव के लिए एरोप्लेन्स पहले से ही बमबारी कर देंगे। इस फास्ट तरीके को, जिसमें एक दिन में 100-200 किलोमीटर तक आर्मी आगे बढ़ जाती थी, इसे कहते थे ब्लिट्जक्रीग। ये एक जर्मन शब्द है। तो देखिए, डेनमार्क और नॉर्वे को हराने के बाद बेल्जियम और नेदरलैंड्स पे हमला किया अगले ही महीने जर्मनी ने। ये सब 1940 के 4 महीनों के अंदर अंदर हो गया, यानी कि 4 देश 4 महीनों के अंदर हार गए। और बेल्जियम और नेदरलैंड्स पे भी जर्मनी ने अपना कब्जा किया। और आपको याद हो तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी यही किया था उन्होंने, बेल्जियम और नेदरलैंड के थ्रू फ्रांस पे हमला किया था। फिर से वही किया उन्होंने, फिर से फ्रांस पे हमला किया और फ्रांस हार गया। साथ साथ में यूएसएसआर ने बाल्टिक स्टेट्स, आपको मैंने बताया अभी, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुएनिया पे हमला किया और फिनलैंड पे भी हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसी वक्त इटली ने भी फ्रांस पे हमले में अपना सहयोग दिया और इटली भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। जर्मनी ने फ्रांस पे हमला किया था जून में, 10 जून के आसपास इन्होंने अपना हमला शुरू किया था फौज ने, और 14 जून को उन्होंने पेरिस जीत लिया। यानी कि देखिए, 4 दिन के अंदर अंदर फ्रांस हार मान गया। और ये बहुत ही एक चौंका देने वाली बात थी पूरी दुनिया के लिए कि इतनी कम दिनों में कैसे जर्मन आर्मी ने पूरे इतने सारे देशों को हरा दिया। तो इससे हिटलर का डर बैठ गया पूरी दुनिया में। हिटलर से सब डरने लगे कि सच में जर्मन आर्मी काफ़ी ताकतवर हो गई है हिटलर के अंडर में, और जो इन्होंने नीतियाँ अपनाई हैं, टैक्टिक्स अपनाई हैं, वो काफ़ी कारगर हैं। जैसे ही फ्रांस हारा, उसके बाद शुरू होती है बैटल ऑफ ब्रिटेन। इसमें जर्मनी की जो एयरफोर्स थी, जिसका नाम था लुफ्टवाफा, उसने ब्रिटेन पे, लंदन पे बमबारी करनी शुरू कर दी। लंदन में फैक्ट्रीज़ पे, और जहाँ पे भी ब्रिटेन की फ़ौज के लिए सप्लाई होता था, ऐसी फैक्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ थी, उन पे हमले किए गए। सिविलियन शहरों में भी बहुत हमले किए गए, घरों पे बम गिराए गए। इस पूरे कैंपेन को कहा जाता है द ब्लिट्स। याद रखिएगा, ये ब्लिट्जक्रीग नहीं है, ये ब्लिट्स है। ये दुनिया की पहली ऐसी लड़ाई थी जो सिर्फ आकाश में लड़ी गई थी, यानी कि ब्रिटेन के हवाई जहाज़ और जर्मनी के हवाई जहाज़ आपस में लड़ रहे थे, कोई सैनिक ज़मीन पे नहीं लड़ रहे थे। इसे फर्स्ट एरियल बैटल कहा जाता है दुनिया की। ये कुछ महीने चला और बमबारी का लक्ष्य ये था कि हिटलर चाहता था कि यूके जल्द से जल्द कोई समझौता कर ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूके की इंग्लैंड की एयरफोर्स ने जर्मनी के एयरफोर्स को पीछे धकेल दिया और कुछ महीने बाद ये ब्लिट्स ख़त्म हो गया। इसी वक्त 1940 में ही जर्मनी ने जापान और इटली के साथ एक समझौता किया जिसका नाम था ट्राईपार्टाइट पैक्ट, और यहीं से शुरुआत होती है ऑफिशियली एक्सेस पावर्स की। देखिए, पहले अलग अलग समझौते थे जापान और इटली के साथ, लेकिन अब तीनों एक साथ हो गए हैं। अब ये ऐसा हो गया कि अगर कोई जापान पे हमला कर रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जर्मनी पे भी हमला माना जाएगा और इटली पे भी हमला माना जाएगा। यानी आप एक पे हमला करेंगे तो तीनों से आपको दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। ये था ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, और यहीं से एक्सेस पावर्स की शुरुआत होती है। बाद में हंगरी, बल्गारिया और रोमानिया ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। ये तीनों ईस्टर्न यूरोप के देश हैं। अब हम बात करेंगे अफ्रीका की। तो अफ्रीका में इस मैप में आप देखिए, इजिप्ट ये जो है ये इंग्लैंड की कॉलोनी था, लीबिया इटली की कॉलोनी था, और ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को ये तीनों के तीनों फ्रांस के अंडर में थे। ये फ्रांस की कॉलोनीज़ थे। तो इटली की आर्मी ने यहाँ पे हमला किया इजिप्ट पे, लेकिन यूके की जो यहाँ आर्मी थी उन्होंने उसे फिर से पीछे धकेल दिया। जैसे ही इटली की आर्मी फिर से हारने लगी, उस वक्त हिटलर ने जर्मनी की आर्मी को यहाँ पे उनके सपोर्ट के लिए भेजा, और जैसे ही जर्मनी की आर्मी आई तो फिर से इजिप्ट पे हमला किया गया और ब्रिटिश आर्मी को लिबिया से खदेड़ दिया गया फिर से इजिप्ट में। तो ये था नॉर्थ अफ्रीका का कैंपेन। और
इसके बाद 1941 में ही जर्मनी ने यूगोस्लाविया और ग्रीस पे भी हमले कर दिए। तो आप इस मैप में देख सकते हैं, इस मैप में आपको नहीं दिखेगा, यूगोस्लाविया आपको याद होगा जो मैंने आपको यूरोप का पहले मैप दिखाया था उसमें। तो इसके बाद यूगोस्लाविया और ग्रीस पे हमले के बाद लगभग पूरे यूरोप पे हिटलर का, जर्मनी का कब्जा था। यूगोस्लाविया और ग्रीस पे हमला करने के बाद हिटलर ने यूएसएसआर पे हमला करने का प्लान बनाया और जून में अपनी पूरी आर्मी को रशिया पे, यूएसएसआर पे हमला करने के लिए भेज दिया। तो देखिए, पहले तो इनका समझौता हो रखा था, मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट, लेकिन उसको हिटलर ने तोड़ दिया। कारण हिटलर को लगा कि यूएसएसआर पे लेबेंसरॉम हमें मिलेगी, यानी कि लिविंग स्पेस। उसका मानना था, एक ऐसी विचारधारा थी नाजी पार्टी की, कि हमें रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, अनाज चाहिए। तो इतना सारा अनाज कहाँ पैदा होगा? जर्मनी का एरिया काफ़ी लिमिटेड है और इसीलिए ये एरिया हम लाएंगे यूएसएसआर से, यूक्रेन से, जहाँ पे काफ़ी प्लेन्स हैं और उन प्लेन्स में बहुत अच्छा अनाज पैदा होता है, गेहूँ पैदा होता है। तो उस एरिया को हम यूटिलाइज़ करें, इसीलिए हमें यूएसएसआर पे हमला करना पड़ेगा। और दूसरा, उससे हमेशा यूएसएसआर से एक डर लगा रहता था कि कल को यूएसएसआर समझौता तोड़ के हम पे हमला ना कर दे। तो पोलैंड पे तो हमने हमला मिलके किया, लेकिन हो सकता है आगे चल के पोलैंड से वो जर्मनी पे हमला कर दे। तो इसी डर के कारण और यूएसएसआर पे हमला किया। लेकिन यूएसएसआर पे हमला करना कोई मजाक नहीं है। ऑपरेशन बारबरोसा दुनिया के सबसे बड़े ज़मीनी हमलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में इतनी आर्मी एक साथ किसी एक ऑपरेशन के लिए नहीं इस्तेमाल की गई थी। बारबरोसा सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। लेकिन यूएसएसआर में सर्दी जैसे ही आती है, वहाँ पे हर आर्मी मुश्किल में पड़ जाती है। इतनी बर्फ़ गिरती है, इतनी ठंड होती है कि कोई आर्मी वहाँ पे ज़िंदा नहीं बच सकती। ऐसा नेपोलियन के साथ भी हुआ था पहले, 150 साल पहले, और ऐसा फिर से जर्मनी की आर्मी के साथ भी हुआ। और जर्मनी की आर्मी सर्दियाँ जैसे ही वहाँ पे आई 1941-42 की, वहाँ पे अटक के रह गई, फंस गई और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। इस मैप में आप देखेंगे जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये पूरा जर्मनी के अंडर का एरिया है, एक्सिस पावर्स के अंडर का एरिया है। फ्रांस उन्होंने जीत लिया था, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, यहाँ पे यूगोस्लाविया, ग्रीस और रोमानिया, बल्गेरिया तो उनके साथ वैसे ही शामिल हो गए। और फिर उन्होंने हमला कर दिया था कहाँ पे? यूएसएसआर पे, ऑपरेशन बारबरोसा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लड़ाई की जगह है। यूएसएसआर में काफ़ी अंदर तक पहुँच गए थे, लेकिन उसके बाद सर्दी आ गई और फिर उसकी आर्मी, हिटलर की आर्मी यहीं पे रुक गई। अब हम बात करेंगे पैसिफिक ओशन में क्या चल रहा था। देखिए, जापान ने 1937 में ही चाइना पे हमला कर दिया था और 1940 आते आते काफ़ी हिस्सों पे जापान का कब्जा था। 1940 में ही ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट ज्वाइन करके एक्सिस पावर्स में शामिल हुआ जापान, और इसीलिए अब उसके पास ये बहाना था कि वो फ्रांस और इंग्लैंड की जो कॉलोनीज़ हैं दक्षिण पूर्व एशिया में, उन पे हमला कर सकता है, क्योंकि वो एलाइड पावर हैं और अब जापान एक्सिस पावर का हिस्सा है। तो उसने जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, जैसे कि बर्मा, हांगकांग और डच कॉलोनी, इंडोनेशिया और सिंगापुर, इन सब पे हमला किया। इंडो चाइना पे भी हमला किया। इंडो चाइना यानी कि वियतनाम लाओस वाला जो इलाका है उसे इंडो चाइना कहा जाता है। और फिलीपींस, जो कि एक यूएसए की कॉलोनी था, इस पे भी उसने हमला कर दिया और इन सभी देशों को अपने कब्ज़े में ले लिया। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये है जापान। जापान ने मंचूरिया तो पहले से ही अपने कब्ज़े में कर रखा था। उसके बाद उसने ये चाइना का ये हिस्सा, यानी कि जो बीजिंग के आसपास का एरिया है, नैनकिंग, शंघाई और ये सब भी जीत लिया। और इसके साथ साथ इंडो चाइना, थाईलैंड, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया और कुछ आइलैंड्स जैसे कि गुआम और फिलीपींस जो यूएस के आइलैंड्स थे, और पैपुआ न्यू गिनी। तो आप देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया के कितना नज़दीक आ गए हैं। और इसने, जापान ने ऑस्ट्रेलिया पे कई बार बमबारी करी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। यहाँ पे यूएसए के, अब देखिए, जापान इतनी बड़ी एक ताकत बन चुका था, नेवल पावर था, जापान की नेवी बहुत स्ट्रांग थी। तो यूएसए को भी ये डर था और जापान को भी ये डर था कि हमारी एक दूसरे से लड़ाई होनी तय है अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 में उतर जाते हैं। तो जापान तो पहले से ही वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा था। अब यूएसए ने क्या किया कि यूएसए ने अपने सारी तेल कंपनियों को बोला कि आप जापान को तेल की सप्लाई नहीं करोगे, और भी कई सारे सामानों पे उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया। यानी कि अब कोई भी कंपनी यूएस की जापान को सामान बेच नहीं सकती। इससे जापान बौखला गया, क्योंकि जापान की ज़्यादातर ऑयल सप्लाई यूएस से आती थी
और इसलिए उन्हें लगा कि यूएसए अब कभी भी हम पे हमला कर सकता है, तो उसके पहले हम यूएसए पे हमला कर देते हैं। और इसी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए उसने दिन चुना 7 और 8 दिसंबर का, और उसने हमला किया पर्ल हार्बर पे। बहुत ही फेमस अटैक है पर्ल हार्बर, जो कि यूएसए की पैसिफिक फ्लीट का सबसे बड़ा बंदरगाह था, यानी कि जो यूएस की पैसिफिक ओशन की लगभग पूरी फ्लीट यहाँ पे स्थित थी पर्ल हार्बर में, जो कि हवाई में है। इस मैप में आप देखेंगे ये हवाई है, जो कि यूएस के अंदर का था। ये यूएसए का एक स्टेट है, और इसी हवाई में था पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर पे जापान ने 7 और 8 दिसंबर को हमला किया, और उसी दिन कई अलग अलग जगहों पे हमला किया, यानी कि मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग, इन सभी देशों में जो कि यूके या फिर यूएस के अंदर थे, इनके अंडर में जो एयरफोर्स बेसिस थे और पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे, उन सब पे हमले किए एक साथ। तो सिर्फ पर्ल हार्बर पे अटैक नहीं था, कई जगह पे अटैक किया जापान ने। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी पे भी बमबारी जारी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पर्ल हार्बर अमेरिका पे सबसे बड़ा हमला था कई सालों में। इनफैक्ट 9/11 से पहले ये यूएस की धरती पे सबसे बड़ा हमला था। इसमें 2,500 नौसैनिक मारे गए यूएसए के, और कई सारे जहाज़ इनके खड़े खड़े बंदरगाह में डूब गए। तो इसीलिए यूएसए ने अब तय किया कि वो भी द्वितीय विश्व युद्ध में उतरेगा, और एलाइड पावर्स की तरफ से। जैसे ही यूएसए ने एंट्री करी वर्ल्ड वॉर में, अगले 2 साल पैसिफिक ओशन में वो जापान से लड़ता रहा। अलग अलग आइलैंड्स जो कि मैंने आपको पहले मैप में दिखाए थे जापान के अंडर में थे, एक एक करके उसने हर आइलैंड पे हमला किया। और इसमें बहुत वक्त लगा, क्योंकि आइलैंड्स पे हमला करना बहुत मुश्किल है, उसमें टाइम लगता है। और साउथ ईस्ट एशिया में पूरे 2 साल मेहनत करके यूएसए ने लगभग सारे आइलैंड्स जापान से जीत लिए। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो लड़ाई थी जहाँ पे जापान पे सबसे पहले हारा था, वो थी बैटल ऑफ मिडवे और ग्वाडल कैनाल। ये दो लड़ाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें ग्वाडल कैनाल में खास करके कई सैनिक मारे गए, कई हज़ार सैनिक मारे गए दोनों तरफ से। और बैटल ऑफ मिडवे समुद्र के बीच में एक लड़ाई थी, मिडवे आइलैंड का नाम है। और इसे मिडवे इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप देखिए इस मैप में ये अमेरिका और एशिया के बीच में है, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच में स्थित है। तो यहाँ पे सबसे पहले जापान हारा मिडवे में, उसके बाद ग्वाडल कैनाल में, और फिर धीरे धीरे करके सारे आइलैंड्स हारता गया। तो अब हम बात करेंगे 1942 में। तो देखिए 1942 में जाकर एक्सिस पावर्स की जो लगातार जीत हो रही थी वो थम गई, और अलाइड पावर्स की तरफ से भी रशियंस ने जर्मन्स को वापस धकेलना, पीछे धकेलना शुरू किया। आपको याद होगा ऑपरेशन बारबरोसा। तो रशिया पे हमला कर दिया था यूएसएसआर पे। यूएसएसआर ने जर्मनी को फिर से पीछे धकेलना शुरू किया, लेकिन इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई, बहुत सारे वॉर क्राइम्स कमिट किए दोनों तरफ, दोनों आर्मियों ने, जर्मनी ने भी और सोवियत आर्मी ने भी। और बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। इस लड़ाई की खास बात यही थी कि इसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास आम नागरिक मारे गए थे। तो ये सबसे खूंखार लड़ाई थी ईस्टर्न फ्रंट की। इसे कई बार ईस्टर्न फ्रंट भी कहा जाता है, जर्मनी और रशिया के बीच की जो लड़ाई थी। और दो इम्पॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, सीज ऑफ लेनिनग्राड। लेनिनग्राड आज का सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, और स्टालिनग्राड आज का वोल्गोग्राड शहर है। तो देखिए सेंट पीटर्सबर्ग की सीज लगभग 2.5 साल चली, और ये बहुत ही खतरनाक सीज थी। पूरे शहर को जर्मनी की आर्मी ने घेर लिया था। यहाँ पे खाने पीने का सामान भी नहीं पहुँच पा रहा था, कि कई सारे लोग तो सिर्फ खाने की वजह से भूखमरी से मर गए, और कई हज़ार नहीं लाखों सिविलियंस स्टारवेशन के कारण मर गए। तो ये थी सीज ऑफ लेनिनग्राड। और बैटल ऑफ स्टालिनग्राड भी बहुत फेमस है, क्योंकि स्टालिनग्राड शहर जो है, यहाँ पे जर्मनी की आर्मी पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, और यहीं से रशियंस ने जर्मनी को पीछे धकेलना शुरू किया। 1942 में अलाइड आर्मीज़ ने जर्मन और इटालियन आर्मीज़ को नॉर्थ अफ्रीका में भी हरा दिया। लिबिया में उन्होंने उन्हें हराया, और साथ साथ में ट्यूनीशिया तक पहुंच गए। और 1943 की शुरुआत में ट्यूनीशिया से भी इटली और जर्मनी की जो फ़ौज थी उन्हें वहाँ से हरा दिया। इस तरह से नॉर्थ अफ्रीका में अलाइड आर्मीज़ की जीत हुई। इस नॉर्थ अफ्रीका की जीत का उन्होंने फ़ायदा कैसे उठाया कि ट्यूनीशिया से उन्होंने इटली का जो आइलैंड है सिसिली, उस पर हमला किया। वहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो सिसिली पे हमला किया, और उसके बाद सिसिली से आगे बढ़ते हुए जो इटली का मेन लैंड है, मुख्य द्वीप, वहाँ पे हमला किया, और आधे इटली को इन्होंने जीत लिया। दक्षिणी इटली पे अलाइड आर्मी का कब्जा हो गया। और इसी वक्त
मुसोलिनी को उसी के मंत्रियों ने अपने पद से हटा दिया और उसे जेल में डाल दिया, और इस तरह से अलाइड फोर्सेस ने दक्षिणी इटली पे अपना कब्जा जमा लिया। अब हम आएंगे 1944 पे। तो अब 1944 तक सोवियत आर्मी धीरे धीरे ईस्टर्न जर्मनी में आगे बढ़ रही थी और एक एक करके देशों को जर्मनी से आज़ाद करा रही थी, जो ईस्ट यूरोप के देश हैं। दूसरी तरफ अलाइड आर्मीज उत्तरी इटली में अपना लड़ाई लड़ रही थी इटली और जर्मनी से, और वहाँ भी उन्हें काफ़ी धीरे धीरे प्रोग्रेस करके आगे बढ़ पा रहे थे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जर्मनी की तरफ से, जर्मन आर्मी की तरफ से। अलाइड नेवी जो है वो जापान के नज़दीक पहुंचती जा रही थी। ये सब 1944 की शुरुआत के 6 महीनों में हुआ था। और भारत में असम में जापानीज़ आर्मी ने हमला किया था बर्मा से, और वहाँ पे हुई थी बैटल ऑफ इम्फाल और बैटल ऑफ कोहिमा, काफ़ी फेमस बैटल्स हैं। और यहीं पे आईएनए और सुभाष चंद्र बोस ये जापान के साथ लड़ते हुए इम्फाल तक पहुँच गए थे, लेकिन असम में से जो ब्रिटिश आर्मीज़ थी उन्होंने वहाँ से इस जापानीज़ आर्मी को वापस पीछे धकेल दिया, और यहीं पे आईएनए भी ख़त्म हो गया। इस मैप में आप देखेंगे 1944 का मैप है। मैंने आपको जैसा कि बताया दक्षिणी इटली में अलाइड फोर्सेस आ चुकी थी। ये सिसिली है, सबसे बड़ा जो आइलैंड आपको दिख रहा है ये सिसिली है, और ये है ट्यूनीशिया, ये अल्जीरिया, ये पूरा उत्तरी अफ्रीका जो है इसे अलाइड फोर्सेस ने जीत लिया था, और सिसिली और इटली भी उन्होंने जीत लिया था। उसके बाद इधर से सोवियत फ़ौज ने ईस्टर्न यूरोप में हमला करके यहाँ पे कुछ एरियाज़ अपने कब्ज़े में ले लिए थे। तो अब फाइनली 4 साल बाद हिटलर की आर्मीज़ हार रही थी। अभी तक हिटलर की आर्मी कहीं पे भी हारी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ हारनी शुरू कर गई थी। तो 1944 में 6 जून को डी डे कहा जाता है। आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या मूवीज़ में देखा होगा। तो ये डी डे क्या है? तो देखिए, डी डे जो अलाइड फोर्सेस थी 4 साल से फ्रांस जर्मनी के कब्ज़े में था, उसे छुड़ाने के लिए उन्होंने फ्रांस में अपनी फ़ौजें उतारी जहाज़ों से, और नॉर्दर्न फ्रांस में ये लैंडिंग हुई। इस मैप में आपको बताऊं तो देखिए, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे नॉर्मंडी कहलाता है। इस नॉर्मंडी के इलाके में ब्रिटिश, अमेरिकी, कैनेडियन और इन सभी फोर्सेस ने, अलाइड फोर्सेस ने अपना लैंडिंग्स करी, और फ्रांस को इन्होंने कुछ ही महीनों में जर्मनी से आज़ाद करा दिया, और जर्मन्स को उन्होंने पीछे धकेल दिया, और जर्मनी की आर्मी फिर से जर्मनी के बॉर्डर के अंदर चली गई। ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मंडी लैंडिंग्स हैं। ये इतनी इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये उस वक्त तक की, अभी तक की सबसे लार्जेस्ट एम्फीबियस लैंडिंग्स हैं। एम्फीबियस का मतलब है जो कि जल और ज़मीन दोनों पे जो लड़ाई लड़ते हैं उसको एम्फीबियस असॉल्ट कहा जाता है। तो ये बोट्स हैं या फिर शिप्स हैं, जहाज़ हैं, पानी से आए और इन्होंने बीचेस पे लैंड किया, और यहाँ पे इन्होंने देखिए फ़ौज को उतारा, और उसके बाद ये इतने सारे गाड़ियों को, सप्लाईज़ को, जहाज़, टैंक्स को, इन सबको उतारा, और ये सभी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े। और आपको इनके बारे में अगर देखना है तो एक बहुत ही फेमस मूवी है स्टीवन स्पीलबर्ग की, जिसका नाम है सेविंग प्राइवेट रायन। उसके अंदर इस नॉर्मंडी लैंडिंग को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और आधे घंटे का जो मूवी का आधे घंटे की जो शुरुआत है वो पूरी नॉर्मंडी लैंडिंग्स को ही बताती है। देखिए, नॉर्मंडी लैंडिंग्स के बाद जून 1944 में, उसके लगभग 10 महीने बाद, जर्मनी की आर्मी पूरी तरह से हार गई। बेल्जियम, नेदरलैंड, इन सब से होते हुए अलाइड आर्मीज बर्लिन तक पहुंच गई, और 29 अप्रैल को जर्मनी की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। 30 अप्रैल को हिटलर ने सुसाइड करी अपने बंकर में, उसने अपनी वाइफ के साथ सुसाइड कर लिया, और इसी के साथ जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया। तो इसे कहा जाता है विक्ट्री इन यूरोप डे, या फिर कई बार इसे VE डे कहते हैं, यानी कि यूरोप में लड़ाई खत्म हो गई। दूसरी तरफ से, एक तरफ से तो देखिए अलाइड फोर्सेस आई थी, अमेरिका की फोर्सेस आई थी, अमेरिका और इंग्लैंड की, फ्रांस की तरफ से, और दूसरी तरफ ईस्टर्न यूरोप से USSR की आर्मी आई थी। इन दोनों की आर्मीज आके बर्लिन में मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोवियत आर्मी का एक सैनिक जब बर्लिन की एक बिल्डिंग के ऊपर झंडा फहरा रहा है सोवियत USSR का। ये था बैटल ऑफ बर्लिन। और इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में भी काफ़ी सफलताएं मिली अलाइड फोर्सेस को। बर्मा उन्होंने फिर से जीत लिया, इंडोनेशिया जीत लिया, और फिलीपींस भी अलाइड फोर्सेस ने जीत लिया। अब आप देखेंगे क्या बचा, सिर्फ जापान। तो जापान को हराने के लिए 2 न्यूक्लियर बम गिराए गए। ये बम गिराने का कारण क्या था?
इसका कारण ये था कि अगर जापान पे फुल स्केल इन्वेजन किया जाता, यानी कि जैसा कि नॉर्मंडी लैंडिंग्स में हुआ कि सैनिक उतारे, टैंक्स और पूरा अपने साजो सामान के साथ अटैक किया, तो उसमें कई जानें जाती हैं। ऐसे ऐसी उम्मीद थी कि जापान में अगर हमने अमेरिकन आर्मी की ऐसी उम्मीद थी कि अगर हमने हमला किया तो लगभग 4 से 5 लाख सैनिक हमारे मारे जाएंगे और कम से कम हमें 1 या 2 साल लगेगा जापान को हराने में। इससे बचने के लिए उन्होंने एक नया आविष्कार उसी वक्त हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब। पहली बार इसको ट्राई किया, किसी ने आज दिन तक ट्राई नहीं किया था और ना ही कभी आगे किया है आगे अगले 70 सालों में। हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहरों पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये बम गिराए गए। इनके निक नेम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, इन्हें याद रखिएगा, लिटिल बॉय और फैट मैन। हिरोशिमा और नागासाकी को क्यों चुना गया, टोक्यो पे क्यों नहीं बम गिराया जबकि कैपिटल तो टोक्यो है? तो देखिए ये इसलिए है क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी जो कि जापान की आर्मी और नेवी को सपोर्ट करती थी। ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे और टोक्यो पे पहले से बहुत बमबारी हो रही थी, वहाँ की इंडस्ट्री तो पहले ही तबाह हो चुकी थी। तो जापान लगभग अपना सारा प्रोडक्शन हिरोशिमा और नागासाकी से कर रहा था उस वक्त। जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरे, लगभग 1 लाख लोग मारे गए हिरोशिमा में और 80,000 लोग नागासाकी में, ऐसा माना जाता है, बम गिरते ही तुरंत उसी वक्त। और उसके बाद तो न जाने कितने लोग अलग अलग तरह की बीमारियों के शिकार हुए। जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण वहाँ आज भी बच्चों में कई तरह की बीमारियाँ पाई जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं ही, लेकिन जापान इससे पूरी तरह से लड़खड़ा गया, टूट गया और 15 अगस्त को कुछ ही दिन बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। और ये 15 अगस्त दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी 15 अगस्त को जापान के सरेंडर को ही कमेमोरेट करते हुए भारत को आज़ादी 15 अगस्त को मिली। माउंट बैटन जो भारत के आखिरी वाइसरॉय थे, वो इस लड़ाई में, द्वितीय विश्व युद्ध में, साउथ ईस्ट एशिया में नेवल कमांडर थे। यानी कि जो पूरी साउथ ईस्ट एशिया की जो नेवी थी अलाइड फोर्सेस की, उसके वो कमांडर थे। और इसीलिए वो जो सरेंडर किया गया था यहाँ पे, जापान ने जो सरेंडर किया दक्षिण पूर्व एशिया में, वो 15 अगस्त को था। तो माउंट बैटन ने कहा कि उस दिन को याद करने के लिए भारत को भी हम 15 अगस्त को ही आज़ादी देंगे। अब मैं बात करूँगा द्वितीय विश्व युद्ध के आफ्टर मैथ की, यानी कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया में क्या क्या बदला, क्या चेंजेस आए और इसका क्या असर रहा। तो सबसे पहले शीत युद्ध की शुरुआत। अगले 45 साल तक दुनिया में शीत युद्ध चला यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, क्योंकि ये दोनों अब सुपर पावर बन चुके थे, इनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति थी और पूरी दुनिया इन दोनों के पीछे दो हिस्सों में बट गई। यानी कि एक हिस्सा था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस पे हमारे चैनल पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप देख सकते हैं नेटो के बारे में। और दूसरा था वॉर्सो पैक्ट, ये था यूएसएसआर का बनाया हुआ और इसमें सारे ईस्टर्न यूरोप के जो देश हैं वो शामिल थे। इस मैप में आप देख सकते हैं ये लाइन जो आपको दिख रही है, इसे कई बार आयरन कर्टन भी कहा जाता है, यानी कि लोहे का पर्दा, क्योंकि इसके पीछे झांकना है, इसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि यूएसएसआर ने यहाँ पे एक तरह से इन देशों में आना जाना पश्चिमी देशों का बिल्कुल बंद कर दिया था। तो फ्रांस, यूके, ये जर्मनी, ये सब तो थे नेटो का हिस्सा यूएसए के साथ, यूएसए की तरफ, और दूसरी ओर सोवियत यूनियन की तरफ थे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया और बल्गारिया। जर्मनी को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया और एक्चुअली 4 हिस्सों में बांटा गया था, लेकिन सहूलियत के लिए इसे हम 2 हिस्सों में ही बोलते हैं, क्योंकि जो फ्रांस, इंग्लैंड और यूएसए के बीच का जो हिस्सा है वो लगभग एक ही था, वेस्टर्न जर्मनी इसे कहते हैं, और दूसरी तरफ था ईस्टर्न जर्मनी, ये था यूएसएसआर के अंडर में। इसी तरह से बर्लिन शहर को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक तरफ फ्रेंच, ब्रिटिश और अमेरिकन हिस्सा था और दूसरी तरफ सोवियत हिस्सा। और इन 2 हिस्सों के बीच में बर्लिन वॉल बनाई गई, बर्लिन की दीवार बहुत ही फेमस है। इसे 1990 में फाइनली तोड़ दिया गया जब दोनों ईस्ट और वेस्ट जर्मनी फिर से एकजुट हो गए। यूरोप में कई लोगों को जबरन एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया। इसका कारण क्या था कि आपको याद होगा मैंने बताया था सुडेटनलैंड और ऑस्ट्रिया में कई लोग अपने आप को जर्मन मानते थे, तो इसी कारण उन सभी लोगों को जर्मनी भेज दिया गया। और ऐसा कई जगह किया, यानी कि अगर किसी एक एथनिसिटी के लोग दूसरे देश में दूर कहीं रह रहे हैं तो उन्हें जबरन वापस उनके मदरलैंड में भेजा गया जहाँ से वो आए हैं।
और ऐसा स्टालिन ने भी बहुत किया। यूएसएसआर में कई लाखों करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया गया, और इसके कारण इसका रीज़न उस वक्त ये बोला गया कि आगे कभी लड़ाई का कारण ये ना बने कि हमारे लोगों को हमारे लोगों का भला चाहते हैं, या फिर सुडेटन लैंड हम फिर से हमारे कब्ज़ा करना चाहते हैं जर्मनी के लोग। ये कारण जर्मनी को आगे कभी ना मिले, इसलिए ऐसा किया गया। और ऐसा कई देशों में हुआ, पोलैंड में हुआ, जर्मनी में हुआ, यूएसएसआर में हुआ। तो और इसका मुख्य कारण था यूएसएसआर और स्टालिन की पॉलिसीज़। स्टालिन ने ये आइडिया दिया था कि इस तरह से लोगों को एक से दूसरी जगह भेज दिया जाए। पूरा यूरोप भारी तबाही का शिकार हुआ, कई आदमी मारे गए, वहाँ की इंडस्ट्री पूरी तबाह हो गई। और एक बहुत चमत्कार कहा जाता है, बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है कि जर्मनी और फ्रांस इतने बड़े युद्ध से उबर पाए, इतनी तबाही से उबर पाए। यूके, हालांकि यूके इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था जितना फ्रांस और जर्मनी इफेक्ट हुए थे, लेकिन फिर भी यूके को, इंग्लैंड को उबरने में काफ़ी वक्त लगा। इंग्लैंड में अगले 10-15 साल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी कम रहा, और इंग्लैंड इसी के कारण अपने सुपर पावर का दर्जा खो चुका था, और इंग्लैंड और फ्रांस दोनों की प्रतिष्ठा में काफ़ी कमी आई थी, और इसके साथ साथ उनकी जो उपनिवेशिक ताकत थी वो काफ़ी कम हो गई। डीकोलोनाइजेशन शुरू हो गया, लगभग कई देशों को आज़ादी मिली 1947 में, 1950 में, और पूरे 50 के दशक में ये चलता रहा कि फ्रांस और इंग्लैंड की कॉलोनीज़ आज़ाद होती गईं। यूएनओ की स्थापना करी गई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य काम था थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोकना, और जैसे कि लीग ऑफ नेशन फेल हुआ था, उम्मीद करी जा रही थी कि ये ऐसे फेल नहीं होगा, और अगले 70 साल में, यानी कि आज दिन तक तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस पार्शियली सक्सेसफुल है, उसने थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोका है कई बार। यूएनओ पे भी एक वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी यूएनओ की एस्टैब्लिशमेंट, उसके अलग अलग ऑर्गन्स, जो रोहित दास ने बनाया है। बहुत ही अच्छा वीडियो है। जापान को यूएसए और एलाइज ने आपस में बांट लिया। मेनली यूएसए का कब्ज़ा था जापान में, और कोरिया जो है, कोरिया यूएसएसआर का और यूएसए दोनों का कब्ज़ा था, उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया। तो यूएसएसआर वाला हिस्सा बाद में आगे जाके बना नॉर्थ कोरिया कुछ साल बाद, और यूएसए वाला हिस्सा बना साउथ कोरिया। जापान पे लगभग 5-7 साल तक यूएसए का कब्ज़ा रहा, और उसके बाद जापान उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन आज भी जापान के कुछ आइलैंड्स पे यूएसए का कब्जा है, जैसे कि ओकिनावा नाम का एक आइलैंड है साउथ जापान में, वहाँ पे यूएसए का एक बहुत ही बड़ा बेस है। कहते हैं कि यूएस के बाहर ही सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है यूएस का, और इससे पैसिफिक ओशन में यूएस अपना कंट्रोल रखता है। चाइना में जो सिविल वॉर था नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट्स के बीच में, आपको मैंने बताया था पहले, वो रुक गया था जब जापान ने अटैक किया था, क्योंकि दोनों ने तय किया कि हम मिलके पहले जापान को हराते हैं। बाद में जैसे ही जापान पे एटॉमिक बम गिराए गए और जापान द्वितीय विश्व युद्ध हार गया, उसके तुरंत बाद ये सिविल वॉर फिर से शुरू हो गया, और अगले 4 साल तक ये चलता रहा। और 1949 में जाकर कम्युनिस्ट्स इसमें जीत गए, उन्होंने नेशनलिस्ट्स को चाइना से खदेड़ दिया। नेशनलिस्ट ताइवान में जाके रह गए, एक छोटा सा आइलैंड है ताइवान, और आज भी वहाँ पे उन्हीं नेशनलिस्ट की सरकार है, और चाइना और ताइवान के बीच में आज भी समझौता नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच में आज भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, और कम्युनिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी सरकार बनाई चाइना में, इसीलिए चाइना आज भी एक कम्युनिस्ट देश है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका पूरा नाम है। मध्य पूर्व में एक नया देश बनाया गया, इज़राइल, और इस इज़राइल के गठन के बाद से अरब देशों और पश्चिमी देशों के बीच में तनाव लगभग कभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमेशा चलता रहा है, और 3 लड़ाइयाँ भी हो चुकी है इज़राइल और इन अरब देशों के बीच में। तो ये भी एक बहुत बड़ा आफ्टरमैथ था वर्ल्ड वॉर 2 का। अब मैं बात करूँगा होलोकॉस्ट के बारे में। होलोकॉस्ट क्या है? होलोकॉस्ट ज्यूज़, जिप्सीज, होमोसेक्सुअल्स, मेंटली चैलेंज्ड, फिज़िकली चैलेंज्ड, और जो सोवियत प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, यानी कि वो सभी लोग जो जर्मनी जिनको चाहता नहीं है कि अपने सोसाइटी में, अपने समाज में रखें, उन सभी को उन्होंने मारने का एक प्लान बनाया, और इस प्लान को कहा गया होलोकॉस्ट। और 4 साल तक इन्होंने सारे ज्यूज़ को इकट्ठा करके, पहले तो उन्हें कहा गया कि सिर्फ आप एक निशान पहनिए, लेकिन 1940-41 के बाद उन्हें इकट्ठा करने लगा, सारे ज्यूज़ को इकट्ठे करने लगे
जर्मनी की सरकार ने इकट्ठा किया और कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें भेजा। और इन कंसंट्रेशन कैंप में और लेबर कैंप में क्या होता था, उनसे काम कराया जाता था, दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करते थे और उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। कोशिश ये थी कि ये काम करते करते ही मर जाएं, और अगर काम करते नहीं मरेंगे तो उन्हें भेजा जाएगा गैस चेम्बर्स में, जहाँ पे एक बड़े से कमरे में पॉइजनस गैस छोड़ी जाएगी, जहरीली गैस, जिससे कि वो सभी लोग मर जाएंगे। इस तरह से लगभग 60 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया हिटलर ने और उसकी पॉलिसी ने। इसे कई बार फाइनल सॉल्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि ज्यूज़ की जो प्रॉब्लम है, यहूदी लोगों की जो प्रॉब्लम है, उसका ये फाइनल सॉल्यूशन है। तो ये था हॉलोकास्ट। और इसके बाद मैं बात करूँगा वर्ल्ड वॉर 2 में भारत का क्या रोल रहा। तो देखिए, भारत इंग्लैंड की एक कॉलोनी थी उस वक्त, और इसीलिए भारत ने इसमें हिस्सा लिया। भारत इस युद्ध का एक हिस्सा था, लेकिन भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा चलाया गया, इसीलिए कांग्रेस ने इस युद्ध का सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस ने कहा कि हमारा युद्ध तो ये है ही नहीं, ये तो ब्रिटिश सरकार का युद्ध है, हम इसमें क्यों अपना साथ दें। लेकिन उसके बावजूद लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स ने इंग्लैंड का साथ दिया, अपनी अपनी आर्मीज़ भेजी, और लगभग 25 लाख सैनिक भारत से लड़ाई लड़ने गए अलाइड फोर्सेस की तरफ से, बर्मा में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, अलग अलग जगहों पे, और इनमें से लगभग 78,000 सैनिकों की मौत हो गई। इस 78,000 के आंकड़े के अलावा एक बहुत भयंकर त्रासदी जो भारत में हुई वो थी बंगाल में फेमाइन। इसमें 30 लाख से लेकर 40 लाख लोगों की मौत हो गई, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार ने यहाँ पे चावल सप्लाई नहीं किए। जो बंगाल उस वक्त देखिए, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, हमारा जो आज का वेस्ट बंगाल है, और उसके अलावा असम, ये तीनों मिला के पूरा बंगाल कहलाता था। उस पूरे बंगाल में चावल की भारी किल्लत हुई, क्योंकि सारा चावल इंग्लैंड ने अपनी फ़ौज के लिए भेज दिया, फ़ौज का जो राशन है उसके लिए भेज दिया गया। दूसरा कारण था कि जो बर्मा पे जापान ने कब्ज़ा कर लिया था, बर्मा से काफ़ी चावल सप्लाई होता था बंगाल में, और ये सप्लाई रुक गई थी क्योंकि जापान ने बर्मा पे कब्ज़ा कर लिया था। और दूसरा कारण था, जो चावल वहाँ पैदा होता था वो सभी फ़ौज के लिए भेज दिया गया। इसके कारण बंगाल में भयंकर भुखमरी फैली और 30 से 40 लाख लोग इसके कारण मर गए। आई होप आपको वर्ल्ड वॉर 2 अच्छे से समझ में आया है। आप अपना फीडबैक कमेंट्स में दे सकते हैं, और आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कौन से हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। थैंक यू वेरी मच।